Good morning students. Today we are going to study chapter 3 Physical Geography class 11th. जैसा कि आप सबको पता है इस साल CBSE ने कुछ एक चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिए हैं सिलेबस से, कुछ चैप्टर कम कर दिए हैं। ठीक है, तो जो सेकंड चैप्टर था जो हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए मैं उस चैप्टर का सेकंड पार्ट ना बनाकर सीधे थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की आंतरिक संरचना। आपको पता है कि जो अपनी अर्थ है वो बहुत बड़ी और विशाल है। ठीक है, अर्थ के सेंटर से अर्थ का जो सरफेस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6370 किलोमीटर। यानी अर्थ के अगर हम सबसे बीच वाला हिस्सा लें, वहाँ से सरफेस तक की दूरी को अगर मापें तो वो कितनी है 6370। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा गहराई पृथ्वी की है, तो इस वजह से पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है, इंटीरियर है, उसके बारे में जानना जो है वो बहुत मुश्किल है। सीधे अपन जाके वहाँ का सर्वे नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में है। ठीक है, तो सीधे सर्वे करना मुश्किल है। तो इस वजह से कुछ एक सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करके जो अपने साइंटिस्ट है वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो कैसा हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो सोर्सेज है उसको अपन दो कैटेगरी में रखते हैं। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो सोर्सेज हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो सोर्सेज टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट सोर्सेज। पहला जो सोर्स है वो डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स का मीनिंग है कि डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर से किसी लेयर के बारे में या किसी स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्टली हमें जिन सोर्सेज से पता चलता है उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज मतलब जैसे फर्स्ट जो डायरेक्ट सोर्स है वो है मैग्मा। मैग्मा क्या है? अर्थ के इंटीरियर का एक डायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स कैसे हैं? मैग्मा की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो अपने को ये पता चलता है कि अर्थ में एक ऐसी लेयर है जो कैसी है, लिक्विड फॉर्म में है, जहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में, रॉक्स वगैरह सारी लिक्विड फॉर्म में है। तो मैग्मा अपन डायरेक्टली उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैग्मा क्या है, अर्थ के इंटीरियर को इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, डायरेक्ट सोर्स है। मैग्मा से और क्या पता चलता है? मैग्मा की स्टडी से हमें पता चलता है कि उनमें कौन कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, तो वो मिनरल्स मैग्मा आया कहाँ से? ज़मीन के अंदर से, अर्थ के इंटीरियर से। ठीक है, तो मैग्मा को देखकर ये एज्यूम किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि अर्थ की एक लेयर ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें जो सारी रॉक्स वगैरह है वो कैसी है, पिघली हुई है। ठीक है, ये तो है डायरेक्ट सोर्स। अब दूसरा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्सेज जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इनडायरेक्टली कुछ एक इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो है माइनिंग। माइनिंग से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है? माइनिंग जब करते हैं, खुदाई जब करते हैं, ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं। तो माइंस जो होती है, माइंस की वजह से हमें ये पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में हम जैसे ही जाते हैं
जैसे जैसे अंदर जाते हैं टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। अर्थ के इंटीरियर में हम जैसे जैसे जाते हैं वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर क्या बढ़ जाता है। जैसे कोई गहरी अगर खान में अपन जाएंगे तो जो ऊपर के सरफेस का टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है। और एक और बात ये पता चली कि उसके अलावा क्योंकि ऊपर की रॉक्स है उनका प्रेशर होता है अंदर, तो इस वजह से वहाँ प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। तो माइनिंग से हमें क्या पता चला कि अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हीटिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरा सोर्स है मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स अपन रात को आसमान में देखते हैं, कभी कभी तारों के बीच एक जो टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं अपन को, वो क्या होते हैं? वो मीटियोर्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं जैसे अपने प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, अपने जो यूनिवर्स है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ क्या है, एस्ट्रॉइड्स भी है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? चट्टानें होती है। ठीक है। चाहे वो टूटे हुए किसी तारे की हो या फिर किसी प्लैनेट की हो, वो टुकड़े होते हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो इधर उधर स्पेस में घूमते रहते हैं। तो अपनी जो अर्थ है उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है। तो ये जो एस्ट्रॉइड्स है, ये जो चट्टानें हैं, घूमते घूमते जब कभी अपनी अर्थ के पास में आ जाती है तो अर्थ क्या कर लेती है, इनको अपनी ओर खींच लेती है। अपनी ओर क्यों खींचती है? क्योंकि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स से ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो क्या होते हैं, अर्थ की ओर चले आते हैं। अर्थ की ओर जब ये आते हैं तो अपना जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर में गैसेज और डस्ट वगैरह हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, इस चट्टान को रगड़ते हैं, उससे घर्षण, फ्रिक्शन पैदा होता है। उस फ्रिक्शन से ये रात को अपन को टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देती है। तो ये जो एस्ट्रॉइड जब ज़मीन पर पहुंचते हैं तो इनको बोलते हैं मीटियोर्स, और एस्ट्रॉइड का ज़मीन पर गिरना कहलाता है मीटियोर शावर। ठीक है। तो ये मीटियोर्स हैं जो चट्टानें हैं, असल में ये मीटियोर्स क्या होते हैं, चट्टानें ही होती हैं। ठीक है। तो इनकी स्टडी करने पर हमें पता चला कि ये मीटियोर्स भी उन्हीं मटेरियल्स से बने हैं जिनसे अर्थ बनी है। ठीक है। तो इससे मीटियोर्स के अंदर से अगर और कोई नया मिनरल निकला हो, ठीक है, नया मेटल निकला हो, तो उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर भी ये मेटल होना चाहिए, और होता भी है ज़्यादातर। ठीक है। तो मीटियोर्स से हमें क्या पता चला कि जो रॉक्स हैं, यानी अपने को ये पता चलता है कि भाई सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे एक ही चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है। तो मीटियोर्स की स्टडी करने पर अपने को अर्थ के बारे में भी पता चलता है। जो थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स हैं, उनसे हमें इन सब के बारे में कैसे पता चलता है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है, उसके लिए अपने को अर्थक्वेक है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अगला अपना टॉपिक ही अर्थक्वेक है, तो इसको अपन अर्थक्वेक में ही साथ में समझेंगे। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ते हैं अर्थक्वेक। ठीक है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक, व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक क्या है? सडन वाइब्रेशन है अपने सरफेस पे, जो सडन वाइब्रेशन होती है उसे ही क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। सडन वाइब्रेशन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ठीक है। ये जो वाइब्रेशन होती है
यानी ये कंपन होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक जो है वो अपने को ये तो पता है कि भाई अर्थक्वेक का मतलब कंपन होता है, इसमें धरती जो है वो हिलती है, लेकिन जो अर्थक्वेक है वो आता क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या है। ठीक है, अर्थक्वेक के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है वो है जो अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में जो चट्टानें हैं, रॉक्स है, उन रॉक्स में कभी कभी क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, उससे वो चट्टानें अंदर की टूट जाती हैं। तो उनसे क्या होता है, एकदम से जो चट्टानें टूटती है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, अर्थ में यहाँ पर कोई चट्टान टूटी, चट्टान टूटते ही, रॉक के क्रैक होते ही क्या होता है, उससे एनर्जी जो है वो वेव के रूप में निकलती है। जैसे सेम वैसे ही जैसे अपन पानी में पत्थर डालते हैं तो उससे वेव निकलती है ना, वैसे के वैसे ही चट्टानों के टूटने से, अर्थ के इंटीरियर में चट्टानों के टूटने से क्या होता है, वेव निकलती है। ये वेव जब सरफेस पर पहुंचती है तो सरफेस पे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक जो है उसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। अर्थक्वेक के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, देखो सबसे पहले जहाँ से अर्थक्वेक जो है ज़मीन के अंदर, वो जगह जहाँ से अर्थक्वेक क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसे बोलते हैं फोकस। फोकस किसे कहते हैं, वे जगह जहाँ से अर्थक्वेक जो है वो स्टार्ट हुआ है, जहाँ से वाइब्रेशन क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, उसे क्या कहते हैं अपन, फोकस। फोकस क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में वो जगह जहाँ से जो अर्थक्वेक है उसकी वेव है वो स्टार्ट होती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस। अब जमीन के अंदर फोकस तो कहाँ होता है, जमीन के अंदर, ठीक है, यानी अर्थ के इंटीरियर में। तो अर्थ के इंटीरियर के ठीक सीध में वो जगह जहाँ पर वाइब्रेशन है यानी अर्थक्वेक है, वो सबसे पहले महसूस की जाती है, जहाँ पर अर्थक्वेक सबसे पहले आता है वो जगह कहलाती है एपिसेंटर। फोकस तो कहाँ है, अर्थ के इंटीरियर में, और एपिसेंटर कहाँ है, सरफेस पे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फोकस कहाँ है, अर्थ के इंटीरियर में, और एपिसेंटर कहाँ है, सरफेस पर। तो जमीन के अंदर जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे तो कहते हैं फोकस, और सरफेस पर जहाँ सबसे पहले अर्थक्वेक आता है उसे कहते हैं एपिसेंटर। फोकस जो है उसके जस्ट ऊपर, उसकी सीध में 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, एपिसेंटर होता है। ठीक है, तो ये फोकस और एपिसेंटर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव, अर्थक्वेक वेव यानी अर्थक्वेक वेव क्या होती है, मैंने कहा था ना, अर्थक्वेक क्या होता है, वाइब्रेशन होती है। तो जो चट्टानें टूटती है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कैसे जाती है, सरफेस पर कैसे आती है, वेव के रूप में। तो जो ये अर्थक्वेक जो वेव है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है बॉडी वेव, फर्स्ट कौन सी है, बॉडी वेव, और जो सेकंड है वो है सरफेस वेव। बॉडी वेव और सरफेस वेव। वेव कितने टाइप्स की होती है, अर्थक्वेक वेव 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है बॉडी वेव और सेकंड है
सरफेस वेव। इनमें बस माइनर सा डिफरेंस है। अगर वो समझ में आ गया तो दोनों डिफरेंस इनमें दोनों में अपने को डेफिनेशंस भी समझ में आ जाएगी और डिफरेंस भी समझ में आ जाएंगे। तो बॉडी वेव जो है मैंने बताया था कि यहाँ से ये मान लो फोकस है, फोकस से जो वेव निकलती है, फोकस से जो वेव्स निकलती है अर्थ के इंटीरियर में, मतलब ये जो वेव है जब तक अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचती उनको बोलते हैं बॉडी वेव। यानी अर्थक्वेक से फोकस से जो वेव निकलती है वो वेव्स जब तक सरफेस पर नहीं पहुंचती अर्थ के इंटीरियर में ही रहती है तो उसे क्या कहते हैं, बॉडी वेव। लेकिन जब ये वेव्स सरफेस पर पहुंच जाती है, सरफेस यानी जो जमीन धरती है अपन जहाँ पर रहते हैं ऊपर वाला एरिया, अर्थ का कौन सा, ऊपर वाला एरिया, ठीक है, उस पर जब पहुंचती है तो इनको क्या कहते हैं, सरफेस वेव। बस इतना सा डिफरेंस है। जमीन के अंदर है वेव्स तब तक उसे क्या कहेंगे, बॉडी वेव, और जब वही वेव सरफेस पे पहुंच जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सरफेस वेव। ठीक है, अब ये जो बॉडी वेव है इसके भी दो टाइप्स हैं। ये जो बॉडी वेव है उसके भी कितने हैं, दो टाइप्स हैं। पहला है पी वेव, ठीक है, बॉडी वेव का पहला टाइप क्या है, पी वेव। पी वेव कह दो या फिर प्राइमरी वेव कह दो, एक ही बात है। पी वेव जो होती है उन्हें प्राइमरी वेव भी कहते हैं क्योंकि सरफेस पर जो फोकस से सरफेस पर जो सबसे पहले वेव पहुंचती है वो होती है पी वेव। वो क्यों होता है, क्योंकि पी वेव की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। पी वेव की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पी वेव जो है सरफेस पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव की क्या क्वालिटी हो गई, फर्स्ट क्वालिटी, क्योंकि ये सरफेस पर सबसे पहले पहुंचती है इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव। सेकंड, इसकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है। एक और क्वालिटी होती है पी वेव की जो इन्हें बाकी वेव से अलग करती है, वो ये है कि जो सरफेस वेव है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी मटेरियल की तीन फॉर्म होती है। जैसे वाटर है, वाटर की तीन फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म। वैसे ही ये जो पी वेव है किसी भी मिनरल या मटेरियल की तीनों फॉर्म में से गुजर जाती है। मतलब सॉलिड, लिक्विड और वेव, कोई भी मीडियम आए बीच में, ये पी वेव उससे होकर गुजर जाती है, मतलब उसके पार चली जाती है। ठीक है, ये कौन सी हो गई, पी वेव। दूसरी है एस वेव। एस वेव कह दो या सेकेंडरी वेव कह दो। ये पी वेव क्या थी, प्राइमरी वेव, एस वेव सेकेंडरी वेव। तो एस वेव जो है वो सेकेंडरी है, मतलब क्या पहुंचती है, सेकंड नंबर पर पहुंचती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव। इसकी स्पीड पी वेव से थोड़ी कम होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड किस वेव की होती है, पी वेव की, और सेकंड नंबर पर एस वेव की। तो एस वेव की स्पीड है वो पी वेव से कम होती है। दूसरा, जो एस वेव है वो ओनली सॉलिड फॉर्म से गुजर जाती है, किसी मीडियम की ओनली सॉलिड फॉर्म है उसमें से उसके पार ये जा सकती है, लिक्विड और गैस फॉर्म से ये नहीं गुजर सकती। एस वेव है वो लिक्विड और गैस से नहीं गुजर सकती, ओनली किस फॉर्म से गुजर सकती है, सॉलिड फॉर्म से। तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस तो स्पीड का हो गया, पी वेव तेज होती है, एस वेव थोड़ी स्लो होती है। पी वेव है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में से गुजर पाती है, लेकिन एस वेव है वो ओनली सॉलिड फॉर्म से गुजर पाती है। फिर आती है सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या होती है, जब बॉडी वेव जो है वो सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाती है तो उनको क्या कहते हैं, सरफेस वेव। तो सरफेस वेव जो होती है उसकी क्वालिटी ये है
कि अपनी अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, यानी अपन जो अर्थक्वेक फील करते हैं वो इसी वेव के द्वारा फील करते हैं, सरफेस वेव के द्वारा। जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी होती है, वो है सरफेस वेव। बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है, बांध टूट जाते हैं, डैम्स वगैरह, वो किसके कारण होता है, सरफेस वेव के कारण होता है, क्योंकि ये सरफेस पर चलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई वेव। अब एस और पी वेव को थोड़ा अपन डीपली समझते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पी वेव का चार्ट। यह है अपनी अर्थ, ठीक है। यह है फोकस, यानी कोई अर्थक्वेक है उसका ये क्या है, फोकस। फोकस क्या होता है, वो जगह जहाँ से अर्थक्वेक की वेव्स है वो स्टार्ट होती है, और ये जगह कहाँ होती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, यानी अर्थ के अंदर। तो ये कोई फोकस है अर्थक्वेक का, ठीक है। यहाँ से क्या निकली, वेव निकली, ठीक है। ये कौन सी वेव का बता रहा हूं मैं, पी वेव का चार्ट बता रहा हूं। अब पी वेव है, यहां से निकली, फिर यहां से तो सीधी सीधी चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड होने की वजह से क्या होता है, ये थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब इसका रास्ता क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये और ये और ये, यानी जो अपना एपिसेंटर होता है ना, एपिसेंटर से 105 डिग्री और 145 डिग्री, 145 डिग्री और 145 डिग्री, ये जो एरिया होता है 105 टू 145 डिग्री, इनके बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर पी वेव जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती। अब पी वेव जो अर्थक्वेक है, ये तो आपको पता है, अर्थक्वेक जो है उसका पता कैसे चलता है, एक डिवाइस होती है, कौन सी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करती है, अर्थक्वेक वेव को है वो पढ़ती है और उनको नोट करती है। मतलब जो अर्थक्वेक जो वेव्स है उनका रिकॉर्ड किससे लिया जाता है, सिस्मोग्राफ से लिया जाता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है, कितना तेज है कितना धीरे है, ये हमें किससे पता चलता है, अर्थक्वेक को किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ अर्थ में बहुत जो अपनी पृथ्वी है उस पर अलग अलग रिमोट जो जगह हैं वहाँ पर लगाए हुए हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब अर्थक्वेक की रिसर्च की तो ये पता चला एपिसेंटर से 105 डिग्री से 145 डिग्री दोनों तरफ जो है अर्थक्वेक की कोई भी वेव जो है रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो ये तो चार्ट हो गया पी का। इधर अपन देखते हैं एस वेव का, ठीक है। ठीक है, ये है फोकस और ये है एपिसेंटर, ठीक है। यहाँ से वेव निकली, तो जो एस वेव है एस वेव जो है वो एपिसेंटर से 105 डिग्री से लेकर इधर दूसरी ओर 105 डिग्री तक जो है रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती, इससे ये पता चला, ये जो रिकॉर्ड नहीं होती उससे ये पता चला कि अर्थ के ये जो बीच का जो पार्ट है ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में। इससे क्या पता चला, क्योंकि एस वेव 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच बिल्कुल ही महसूस
नहीं की जाती। मतलब यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ लगे हैं उसमें अर्थ ये एस वेव है वो रिकॉर्ड नहीं होती। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि एस वेव जो है वो मैंने बताया था ओनली सॉलिड फॉर्म से गुजर पाती है, लिक्विड फॉर्म से वो नहीं गुजर पाती। तो इससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि जो ये वाला जो अर्थ का एरिया है वो कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है। अब मैंने उस टाइम बताया था सोर्सेज में कि अर्थक्वेक्स वेव जो है उनसे हमें पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो एस वेव की जब स्टडी की गई तो क्या पता चला कि ये वाला जो एरिया है इससे एस वेव जो है वो क्रॉस नहीं हो पाती, पार नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये जो एरिया है वो कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है। ये एरिया कैसा है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गई पी और एस वेव। अब एक अर्थक्वेक में ही एक नाम आता है शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन, अभी हमने दोनों ही वेव के पैटर्न को देखा था। ठीक है, ये मान लो एपिसेंटर है, सॉरी फोकस है। यहाँ से क्या होता है? वेव निकलती है। अब इसमें मैं दोनों वेव साथ में ही बना रहा हूँ। देखो, एस वेव जो होती है वो 105 डिग्री के बाद दोनों तरफ 105 डिग्री एपिसेंटर से 105 डिग्री दोनों तरफ, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ ही, इसके बाद में जो एस वेव है वो रिकॉर्ड नहीं होती। एस वेव कहाँ से कहाँ तक रिकॉर्ड नहीं होती? 105 डिग्री ईस्ट से 105 डिग्री वेस्ट, इसके बीच वाले एरिया में एस वेव नहीं होती। ठीक है, और जो पी वेव होती है वो 105 से 145 डिग्री, यानी यहाँ जो वेव्स है, ठीक है, ये कौन सी है? पी वेव है। एस वेव तो यहाँ तक ही है, लेकिन पी वेव जो है वो लिक्विड से भी गुजर कर पार हो जाती है, पी वेव। ठीक है, तो पी वेव कहाँ से कहाँ तक? देखो, एस वेव 105 से 105 डिग्री के बीच नहीं महसूस होती, और जो पी वेव है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच महसूस नहीं की जाती। ठीक है, तो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री, 105 डिग्री से 145 डिग्री, इन दोनों के बीच इस एरिया मतलब 105 डिग्री से 145 डिग्री दोनों तरफ, ये जो एरिया है यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक वेव है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। मान लो यहाँ भूकंप आया, ठीक है, तो इससे 105 डिग्री से 145 डिग्री, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भूकंप आए, उस जगह से, उसके एपिसेंटर से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच कोई भी अर्थक्वेक वेव है वो रिकॉर्ड नहीं होती है, वहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं आता है। तो इसलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं? शैडो जोन। शैडो जोन क्या है? 105 डिग्री से 145 डिग्री एपिसेंटर के दोनों तरफ, ये एरिया, इस एरिया में जो अर्थक्वेक वेव है वो कैलकुलेट नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? शैडो जोन। अभी तक हमने पढ़ा अर्थक्वेक के वेव्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं अर्थक्वेक के टाइप्स। अर्थक्वेक कितने टाइप्स? अर्थक्वेक जो है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पहला है टेक्टोनिक,
फिर दूसरा है कोलैप्स, पहला टेक्टोनिक अर्थक्वेक, दूसरा कोलैप्स अर्थक्वेक, तीसरा वोल्केनिक, चौथा है एक्सप्लोजन, और पांचवा है रिजर्वियर अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक पांच प्रकार का होता है, ठीक है। तो 5 प्रकार का जो अर्थक्वेक होता है उसमें पहला है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, दूसरा है कोलैप्स अर्थक्वेक, तीसरा है वोल्केनिक अर्थक्वेक, चौथा है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक और पांचवा है रिजर्वियर अर्थक्वेक, ठीक है। ये अर्थक्वेक के 5 टाइप है। इस 5 टाइप को अगर हम पढ़ेंगे तो अपने को अर्थक्वेक के जो मेन कॉजेज होते हैं जिनके कारण अर्थक्वेक आता है, रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक, वो अपने को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है, नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, उसमें अपन पढ़ेंगे जो अपना अर्थ का जो सरफेस है वो प्लेट्स पर टिका हुआ है। हमने अभी ये पढ़ा था कि अर्थ में एक ऐसी जगह है जो कैसी है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उस लिक्विड फॉर्म वाली जगह के ऊपर क्या है, जो अपना सरफेस है वो प्लेट्स के रूप में तैर रहा है, नीचे लिक्विड ऊपर सॉलिड, तो उसके ऊपर वो क्या है, इधर उधर हो रहा है, तैर रहा है। तो उनसे क्या होता है, कभी कभी 2 प्लेट्स जब टकरा जाती है, ठीक है, तो उनसे चट्टानें टूटती है और वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसे क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक का मीनिंग होता है, कोलैप्स अर्थक्वेक तब आता है या ऐसी जगह आता है जहां पर माइनिंग हो रही हो। माइनिंग में आपको पता है खड्डा बनाया जाता है, ठीक है। एक माइनिंग सीधा ही ओपन होल बना के की जाती है, एक माइनिंग उसमें टनल्स वगैरह बनाकर की जाती है। तो किसी भी टाइप की माइनिंग हो उसमें जब कभी चट्टानें हैं वो गिर जाती है, कभी कभी क्या होता है ना, माइनिंग्स में एक्सप्लोजन की वजह से या और किसी वजह से चट्टानें टूटकर नीचे गिरती है, तो या फिर कोई टनल है बनी हुई, अंदर खुदाई चल रही है, मान लो यहाँ एक टनल बनाकर नीचे खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ माइन चल रही है और यहाँ की चट्टानें क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। तो इतनी सारी चट्टानें जब एकदम से नीचे गिरती है तो उसके आसपास वाले एरिया में क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो ऐसे अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक। थर्ड जो अपने हैं वो है वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक आपको पता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फूटता है, तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, जो लावा है वो सरफेस को तोड़कर बाहर निकलता है। तो उससे क्या होता है, वोल्केनोज के आसपास वाले एरिया में क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो इस प्रकार के अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, वोल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। आपको पता है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत बड़े बड़े बॉम्ब और मिसाइल्स बना ली हैं। तो किसी मिसाइल या एटॉमिक बॉम्ब की वजह से जब कोई अर्थक्वेक आता है, किसी बड़े धमाके की वजह से जब कोई अर्थक्वेक आता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। चारों इजी हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है रिजर्वियर अर्थक्वेक, ठीक है। रिजर्वियर इंड्यूस अर्थक्वेक में क्या होता है कि आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, डैम्स से बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं। तो डैम में क्या होता है, ये मान लो रिवर है, ठीक है, यहाँ डैम बना लिया,
इस रिवर के रास्ते में क्या बना लिया, डैम बना लिया। तो डैम में क्या किया जाता है, पानी को रोका जाता है। तो पानी को रोकेंगे तो क्या होगा, ये जो एरिया है उसमें पानी भर जाएगा, ठीक है। तो कुछ डैम्स जो है वो इतने बड़े होते हैं कि उसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है, उसकी वजह से, उस पानी के वजन से नीचे वाली जो चट्टानें हैं वो टूट जाती है और उससे क्या होता है, आसपास वाले एरिया में अर्थक्वेक आता है। तो इससे क्या बोलते हैं, रिजर्वियर इंड्यूस अर्थक्वेक, ठीक है। बांध का जो पानी होता है, उस पानी में भी तो वजन होता है, वेट होता है, उस वेट की वजह से नीचे जो चट्टानें होती है वो टूट जाती है और उससे जो अर्थक्वेक आता है उससे क्या बोलते हैं, रिजर्वियर इंड्यूस अर्थक्वेक। तो ये अर्थक्वेक के टाइप्स हैं, ठीक है। अब लास्ट अपने जो टॉपिक बचता है अर्थक्वेक में, वो है अर्थक्वेक के इफेक्ट्स। अर्थक्वेक जब आता है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो जैसे आप लोग पढ़ते ही आए हो, अर्थक्वेक से कौन कौन से नुकसान होते हैं आपको पता है। कुछ एक आप मन में सोचिए कि कौन कौन से अर्थक्वेक के नुकसान हैं जो आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं। अपन अर्थक्वेक का नाम आते ही दिमाग में यह आता है कि भाई बिल्डिंगें टूट रही है, ठीक है। तो अर्थक्वेक से क्या होता है, ह्यूमंस को और ह्यूमंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, यानी जान और माल की हानि होती है। तो अर्थक्वेक से जो कुछ एक जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, चट्टानें टूट जाती है, ठीक है। जो है एवलांचेज बोलते हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं ना, वहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, वो बर्फ़ पूरी की पूरी फिसल कर नीचे आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है। जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, जैसे अपन कश्मीर वगैरह जाते हैं तो वो जो पहाड़ों पर रास्ता है, कभी कभी वो रास्ता चट्टानों के गिरने से बंद हो जाता है। तो चट्टानों का गिरना क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड। मतलब जो ज़मीन है उसका खिसकना क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, जब भूकंप आता है तो चट्टानों में क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, उससे वो चट्टानें टूटकर खिसकती है। तो इससे क्या आता है, लैंडस्लाइड आता है। और जो कोई अर्बन एरिया है वहाँ पर जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है। उसके अलावा कहीं कहीं आग भी लग जाती है। उसके अलावा जो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट देखें तो सुनामी नाम सुना होगा आपने। तो अर्थक्वेक जब आता है समुद्र के अंदर, जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तब क्या होता है, जो वो वाइब्रेशन है वो पानी में भी होने लगती है। पानी में वाइब्रेशन होने से क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें निकलती है। वो लहरें क्या करती है, सुनामी का रूप लेकर जो है तटीय एरिया यानी समुद्र के किनारे वाला एरिया है उसको बहाकर ले जाती है, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक के कुछ नुकसान हैं, कुछ मैंने बताए हैं, कुछ आप अर्थक्वेक के नुकसान हैं वो ढूंढना, ठीक है। तो ये तो था चैप्टर 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।